नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा में जो हुआ वो पहले भी कई राज्यों में हो चुका है। इसे लेकर नई नई थ्योरियां और वही थ्योरियां दी जाने लगी हैं। कहीं बताया जा रहा है कि बागी के कारण कांग्रेस हार गई, तो कहीं बताया जा रहा है बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी वोट को संगठित कर लिया। कहीं बताया जा रहा है कि हुड्डा अपने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कमलनाथ साबित हो गए, तो कहीं यह भी लिखा जा रहा है कि आरएसएस ने 16,000 सभाएं कर बीजेपी को जीत दिला दी, तो कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी उसे ले डूबी। थ्योरी का एक तरह से भंडारा खुल गया है। आइए, जो चाहिए ले जाइए। हमने इस वीडियो के लिए कई तरह की थ्योरी भरे लेख पढ़े हैं, लेकिन अफसोस अभी तक साइलेंट महिला वोटर वाली थ्योरी दिखाई नहीं दी है। कई बार जब जीत के दूसरे कारण भरोसे के नहीं लगते, तो साइलेंट महिला वोटर की थ्योरी चर्चाकार और एंकरों की काफी मदद करती है। ओला पर छपी इन खबरों को देखकर बिल्कुल ना सोचें कि मैंने अपना रूट बदल लिया है और कुणाल कामरा के स्कूटर पर सवार होकर वीडियो बना रहा हूं। ओला स्कूटर पर खबरें तो छपी रही हैं, मैंने यहां ओला और उबर का चुनाव एक रूपक के रूप में किया है। चुनावी नतीजों के पहले और बाद के विश्लेषण को मैं ओला उबर एनालिसिस कहता हूं। यानी चुनाव से पहले ओला के स्कूटर से उधर गए और चुनाव के बाद उबर के स्कूटर से इधर आ गए। स्कूटर का स्वामित्व आपका नहीं है, उसी तरह इन विश्लेषणों और बयानों का कोई मालिक नहीं, कुछ भी बोलते रहिए। तो हम ओला उबर पॉलिटिकल एनालिसिस के दौर में हैं। एक वीडियो में कुछ, अगले वीडियो में कुछ। चुनाव से पहले जो लोग आपको जीत का कारण समझा रहे थे, नतीजे आने के बाद कहने लगे उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा है। उन्हें भी मेरा वीडियो देखना चाहिए शुरू से अंत तक। समझ तो नहीं आएगा, मगर उन्हें सदमों से उबरने में मदद मिल सकती है। शुरू से अंत तक रवीश कुमार ऑफिशियल के हर वीडियो देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए। प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि हरियाणा के नतीजों को देखते हुए ये तो मानना पड़ेगा कि 4 जून के लोकसभा परिणाम के बाद बीजेपी की ढलान को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था वह सही नहीं है। यह नतीजा भारतीय राजनीति का रुख फिर से बदलता है और अस्थिर दिखने लगे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करता है। ऐसा कहने वाले कि बीजेपी का ढलान शुरू हो गया है और उनका आधार क्या था, उन्हें प्रताप भानु मेहता इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? शायद अखबार और न्यूज चैनल वाले लेते हैं, इसलिए लेना पड़ रहा है। प्रताप भानु मेहता की यह बात बिल्कुल ठीक है कि आज की राजनीति में बड़े सामाजिक दायरों वाले गठजोड़ को बनाना मुश्किल हो गया है। जाति और वर्ग, इन दोनों ही पहचान के दायरों में जितना उन्हें समझा गया है, चीजें उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई हैं। लेकिन यह बात तो किसी भी चुनाव से पहले और बाद में लागू होती है। तो हम इस वीडियो में आपके लिए तमाम थ्योरी का संकलन लेकर आए हैं, ताकि देखा जा सके कि अब क्या क्या कहा जा रहा है बीजेपी की जीत को लेकर और कांग्रेस की हार को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कहा गया कि इसका आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा, दूरगामी असर पड़ेगा। यानी बीजेपी को 240 सीटें आई तो आगे भी कमजोर होती चली जाएगी। मोदी के दिन लद गए और राहुल के दिन चढ़ गए। ऐसा कहने और लिखने वाले बहुत लोग थे जो गंभीरता से खुद को राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं और हैं भी। अगर वो ना हो तो टीवी स्क्रीन और उनकी शाम खाली हो जाए। इनके इंटरव्यू से ही चैनलों की खिड़कियां भरी रहती हैं और एंकरों का रोज का टाइम कट जाता है, आइडिया मिल जाता है। तो इन सब का शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए। अब हरियाणा में बीजेपी जीत गई है तो तर्क दिया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव का राष्ट्रव्यापी असर होगा। ऐसा कहने वाले बता नहीं रहे हैं जून के नतीजों का जो असर बताया जा रहा था वो असर कहां और क्यों खो गया, उसका हिसाब नहीं दे रहे। अब कहने लग गए कि विधानसभा में जो रिजल्ट आया है उसका महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, क्या उसका असर लोकसभा में दिखाई दिया? इस बीच स्मृति ईरानी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक ही तस्वीर है जिस पर संघ शक्ति युगे युगे लिखा है और संघ का प्रार्थना गीत है। तस्वीर में आरएसएस का कार्यकर्ता साइकिल से जा रहा है। तस्वीर के कोने में लिखा है द विनर, यानी विजेता। क्या स्मृति ईरानी यह कहना चाहती हैं कि हरियाणा के चुनाव की जीत आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दिलाई है? मोदी की पॉलिटिक्स अब परफॉर्मेंस का रोल नहीं है, रोड शो, हाईटेक प्रचार से जीत नहीं मिलती। साइकिल पर चलने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता ही जीत दिलाते हैं और अब भी दिलाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने कहा था बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती है। 22 मई को उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू को दिए इंटरव्यू में कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी
ही अपने आप को चलाती है। सितंबर महीने में आरएसएस के नेता सुनील आंबेडकर से एक कार्यक्रम में नड्डा के इस बयान पर पूछा गया, तब उन्होंने इंडिया टुडे के मंच पर इस मामले को डिस्कस करने से मना कर दिया और कहा कि हम परिवार के मसले परिवार की तरह ही सुलझाते हैं। जुलाई महीने में द हिंदू में एक खबर छपती है। इसके अनुसार आरएसएस ने बीजेपी से जवाब मांग दिया है कि वंशवादियों और परिवारवादियों को क्यों टिकट दिया जा रहा है, लेकिन इसी में यह भी लिखा है कि आरएसएस जीत को देखते हुए अपवाद के तौर पर स्वीकार भी करेगा। लेकिन जब टिकट बढ़ती है तो खबर छपती है बीजेपी ने 8 परिवारवादियों को टिकट दिए हैं। पार्टी नेताओं की 2 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, 1 पत्नी है। चुनाव के बाद इंडियन एक्सप्रेस में विकास पाठक की रिपोर्ट छपती है। राजनीतिक परिवारों से जुड़े बीजेपी के 8 उम्मीदवारों में से 7 जीत गए हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनका कभी कांग्रेस से संबंध रहा है। समझना मुश्किल है आरएसएस परिवारवाद का विरोध कर रहा था या परिवारों से जिताऊ उम्मीदवार खोज रहा था, लेकिन खबरें इसी तरह से छपी हैं। कई खबरों को एक साथ देखने पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है और कारण ठीक ठीक पता नहीं चलता है। अगर आरएसएस ने जीत में कमाल कर दिया तो फिर आरएसएस सैनी सरकार के 9 मंत्रियों को क्यों नहीं जिता सका? वहां आरएसएस क्यों फेल हो गया? इसका जवाब किसी भी विश्लेषण में नहीं मिलता है। अमित शाह और नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत का चेहरा बताया है, उन्हें ही श्रेय दिया है, लेकिन हरियाणा के कई अखबार जीत का श्रेय नायब सैनी को दे रहे हैं। ट्रिब्यून ने इस जीत को सैनी सेशनल लिखा है, तो हिंदी के कुछ अखबार नायब और नायाब को मिलाकर मुख्यमंत्री सैनी को जीत का श्रेय दे रहे हैं। सैनी की ही तस्वीर को प्रमुखता से हेडलाइन के साथ छाप रहे हैं। स्थानीय अखबार मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और राष्ट्रीय अखबार प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। देखो भाई, अपने अपने हिसाब से देखो। हिसार आते आते अखबार के फोटो में हांसी से जीते बीजेपी के विनोद भयाना और हिसार से जीती निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल छाए हुए हैं। फ्रंट पेज पर लगता है सैनी और मोदी यहां जगह नहीं पा सके हैं। बहरहाल सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के चैनलों पर आरएसएस की वाहवाही धुआंधार चल रही है। बीजेपी की जीत भी आरएसएस की ही जीत है और आरएसएस की मेहनत से मिली जीत भी बीजेपी के लिए ही होती है। आप किसी की तारीफ करें, तारीफ दोनों की हो जाती है, यह कमाल है। हमारा कहना है कि आरएसएस की तारीफ को लेकर जो खबरें नतीजे आने के बाद से छपने लगी हैं, क्या जीत के कारण वही हैं या अब इन कारणों को गढ़ा जा रहा है? ऐसी खबरें पहले क्यों नहीं छप रही थीं कि आरएसएस की वजह से बीजेपी हरियाणा में जीतने वाली है? चुनाव से पहले जुलाई अगस्त के महीने में कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि हरियाणा चुनाव में आरएसएस मोर्चा संभाल रहा है, लेकिन इस तरह से भी नहीं छपी कि आरएसएस ने 16,000 बैठकें की हैं। अचानक से ऐसे नंबरों की बरसात की जाने लगती है। अगर संघ 16,000 बैठकें कर रहा था और मीडिया में इसकी खबरें चुनाव के बाद आती हैं, हो सकता है मुझे खबरें ना मिली हों, लेकिन आप भी जरा सर्च कीजिए। जब आरएसएस ने 5,000 सभाएं की तब कोई रिपोर्ट छपी थी, जब 10,000 सभाएं हो गईं तब कोई रिपोर्ट छपी, और जब 16,000 सभाएं हो गईं तब कोई रिपोर्ट छपी। 16,100 नहीं, 16,200 नहीं, एग्जैक्ट 16,000 सभाओं की खबरें छप रही हैं। किस तरह की यह सभा थी, कहां हुआ करती थी, कौन करता था, इसकी कोई जानकारी नहीं। इसके अलावा बीजेपी की कितनी अपनी सभा थी, इस पर कोई जोर अब नहीं दिखता। हरियाणा में आरएसएस की 16,000 सभाएं चल रही थी, सोचिए, और खबरें छपती भी नहीं हैं। इसके पीछे 2 ही बातें हो सकती हैं। चैनलों और अखबारों के पत्रकारों को इसकी भनक तक नहीं लगी और 16,000 बैठकें हो गईं, या फिर उन्हें पता तो था और उन्होंने इसे लेकर रिपोर्ट नहीं किया, इंतजार किया पहले जीत जाने दो फिर छापेंगे। स्टोरी बचा के भी तो रखी जाती है, मगर कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं दिखा 16,000 बैठकें। ऐसा प्रतीत होता है आरएसएस बीजेपी की हार और जीत दोनों में ही शामिल है। ऐसी तमाम खबरें आपको लोकसभा चुनाव से पहले और उसके दौरान भी मिलेंगी कि संघ ने बैठक की, पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया गया। लोकसभा में 240 सीटों के बाद आपने कितनी खबरें आरएसएस के फेल हो जाने पर देखी हैं, पन्ना प्रमुखों के बेअसर हो जाने पर देखी हैं? नहीं देखी। बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में इनकी भूमिका तो निश्चित ही होगी, प्रमुख काम भी होगा, लेकिन तभी क्यों पन्ना प्रमुखों का महिमा मंडन किया जाता है जब बीजेपी जीत जाती है या चुनाव शुरू होते हैं। हारने पर इनकी चर्चा अक्सर गायब हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के जीतने के साथ साथ उसके पन्ना प्रमुखों, आईटी सेल, चुनाव प्रभारियों और संगठन को लेकर खूब रिपोर्टिंग और विश्लेषण होते हैं। प्रभारियों की प्रोफाइल छापी जाती है, ये प्रोफाइल थे इस जीत के पीछे। क्या आप इस तरह की रिपोर्टिंग विपक्षी दलों के जीतने पर उनके संगठन, उनके प्रभारी, कार्यकर्ता और रणनीति पर देखते हैं? क्या संगठन की क्षमता को, खासकर बीजेपी के संगठन की क्षमता को विशाल बताने के पीछे मीडिया का कोई पूर्वाग्रह है? इसके बाद भी बीजेपी कई चुनाव हारी है। लोकसभा चुनावों के बाद आपने बंगाल से ऐसी कोई रिपोर्ट देखी?
वहां ममता बनर्जी ने कौन सा पन्ना प्रमुख बनाया, किन किन लोगों को प्रभारी बनाया। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में पन्ना प्रमुख, आरएसएस, बीजेपी का विशाल संगठन, यह सब क्या कर रहा था, क्यों नहीं जीत मिली। कांग्रेस के किसी प्रभारी या रणनीति का विश्लेषण तो आपको कभी कभार ही नजर आएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जीत के साथ गोदी मीडिया का तंत्र इन खबरों को खूब उछालने लग जाता है। मैं खबरों की बात कर रहा हूं, इन्हें तब क्यों नहीं पता चला जब आरएसएस 16,000 सभाएं कर रहा था। जब बीजेपी जीत जाती है तब सारी खबरें छप जाती हैं कि मोदी जी इतनी रैली कर रहे थे, इतने रोड शो कर रहे थे, गिनती बताई जाती है। जैसे ही हारने वाली होती है ऐसी खबरें चुपचाप गायब हो जाती हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी रोड शो नहीं किया, मनोहर लाल खट्टर का चेहरा तक गायब कर दिया, यही छप रहा था। लेकिन अब छप रहा है आरएसएस ने कमाल कर दिया, हरियाणा में बीजेपी की लहर थी। हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल के पास इस तरह के 2 संगठन नहीं है। जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, वरना आरएसएस ही खंडन कर देता कि हमने बीजेपी के लिए 16,000 सभाएं नहीं की, यह गलत है, हमारे पास कई और काम है, यही करना था। लेकिन इसके बाद भी कोई यह नहीं बता रहा कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को 39-39% ही वोट आए। कांग्रेस बीजेपी से मात्र 0.9% ही पीछे है। बेशक बीजेपी जीत गई है तो उसके संगठन की क्षमता का गुणगान हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन फिर कांग्रेस ने क्या किया कि उसने बीजेपी के वोट की बराबरी कर ली, करीब करीब उतना ही वोट हासिल किया जितना बीजेपी को मिला। 2019 में बीजेपी को 36.49% वोट मिला, 2024 में 39.94%, 2019 से मात्र 3% ही अधिक है। लेकिन कांग्रेस ने 2019 में अपने 28% के वोट शेयर में लगभग 11% का इजाफा किया है। कोई यह भी नहीं बता रहा कि भाजपा अपनी 14 जीती हुई सीटें हार गई और कांग्रेस 16 जीती हुई सीटें हार गई। तो क्या कांग्रेस ने यह सब बिना किसी संगठन के कर लिया? बीजेपी के लिए संघ 16,000 सभाएं कर रहा था, तो कांग्रेस ने बिना संघ जैसे संगठन और 16,000 सभाओं के कैसे वोट प्रतिशत में करीब करीब बराबरी हासिल कर ली? क्या बीजेपी की जीत के सही कारणों की बात हो रही है या फिर संघ और प्रधानमंत्री मोदी को जीत का नायक बताने की होड़ मची है? मैं बस मीडिया के स्पेस में बीजेपी की क्षमता के गुणगान की बात कर रहा हूं। मीडिया क्यों बीजेपी और आरएसएस की रणनीतियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है? तब तो एक लाइन नहीं लिखता, पन्ना प्रमुख पिट गए, कोई काम नहीं आया, बीजेपी हार गई। लेकिन इन सब से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि कांग्रेस क्यों हार गई। कांग्रेस ही बेहतर बता सकती है। हम बस उन थ्योरी की बात कर रहे हैं जो छप रही हैं और जो दबी जुबान में चल रही हैं। हमारे पास किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी, इसका विश्लेषण भी मीडिया ने किया। कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया कि क्या कमलनाथ ने ही कांग्रेस को हरवाया था, कमलनाथ कारण थे या नहीं, इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। मीडिया में कुछ जगहों पर कमलनाथ को जिम्मेदार बताया गया है कि उनकी भूमिका संदिग्ध थी, लेकिन कमलनाथ तो कांग्रेस में अब भी हैं। अब यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कही जा रही है, वे एक और कमलनाथ साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्ड गुप्त नहीं रखा। उन्होंने तो कहा कि हरियाणा में मध्य प्रदेश होने वाला है, तब भी कांग्रेस सतर्क क्यों नहीं हुई, या हुई भी तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीजेपी ने 14 विधायकों के टिकट काट दिए। चुनावी मैदान में नकारा विधायकों को भेजने से अच्छा था पार्टी ने टिकट पहले ही काट दिया। इस दौरान थोड़ा बहुत विरोध या रोना धोना तो हुआ, खबरें छपी भी, लेकिन बाद में इसे लेकर कोई ऐसी ठोस खबर नहीं आई जिससे लगा कि बागी उम्मीदवार बीजेपी को हराने में लग गए। ये खबर जरूर मिली कि बीजेपी ने 2 मंत्रियों समेत 8 नेताओं को पार्टी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय खड़े होने का फैसला किया।
लेकिन कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को रिपीट कर दिया, जिसमें 15 हार गए। क्या कांग्रेस इनके टिकट काट देती तो बच जाती? यह तो कांग्रेस ही बता सकती है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस के ही कई बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस इन बागी उम्मीदवारों को मना नहीं सकी, और हो सकता है ये ना भी माने हो। मनाने पर केवल संपत सिंह और फौजी को ही मनाया जा सका। एक थ्योरी चल रही है कि इन्हें बागी जानबूझकर खड़ा किया गया ताकि कांग्रेस को 60 या 75 सीटें ना आए, 50-55 ही आए तो एक नेता के गुट का प्रभाव कायम रह सके, वही मुख्यमंत्री बन जाएं। क्या ऐसा सचमुच हुआ होगा? कोई जानबूझकर पार्टी को हराना चाहता होगा? कांग्रेस ही बता सकती है। अंबाला छावनी से चित्रा सरबरा, नलवा से पूर्व मंत्री संपत सिंह, तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, पानीपत शहर से रोहिता रेवड़ी, भवानी खेड़ा से पूर्व विधायक रामकिशन फौजी। इनमें से कईयों का दावा था पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में आगे चल रहे थे, फिर भी टिकट नहीं मिली। यह कैसा आंतरिक सर्वेक्षण है जिसके बारे में बाहर सबको पता है? यह देखना कांग्रेस का काम है कि क्या योग्य को टिकट दिया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। दूसरा, बागी उम्मीदवारों की अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता क्या थी कि टिकट नहीं मिलने पर यह पार्टी को हराने निकल पड़े। राहुल गांधी कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है, तो क्या उन्हें नहीं देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में विचारधारा के लिए कितने लोग हैं? आखिर कांग्रेस से अलग हो जाना, कांग्रेस को तोड़कर अलग हो जाना, यह सब कांग्रेस की विचारधारा में काम करने वाले लोगों के लिए इतना आसान क्यों है? इसका मतलब तो यही है कि विचारधारा के नाम पर केवल राहुल गांधी और उनके कुछ साथी और दूसरे नेता ही आगे चल रहे हैं। बाकी इन उम्मीदवारों का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उसका भी लेना देना नहीं जो योग्य लोगों को टिकट नहीं देता, और उसका भी नहीं जो टिकट नहीं मिलने पर बागी हो जाता है। राहुल गांधी ने इन नतीजों पर ट्वीट किया है, लिखा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि यह बंदा डरता नहीं है, यह आंख में आंख डालकर ललकारता है, यह अजनबियों को, गरीबों को, समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। बीजेपी ने भी खुद को एक हद तक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां कांग्रेस से आकर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, किसी भी दल से कभी भी आ सकता है। लेकिन टिकट ना मिलने पर बगावत का प्रतिशत निकालिएगा तो हमेशा कांग्रेस में ज्यादा बगावत मिलेगी, बीजेपी में बेहद कम। इसलिए चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से 6 उम्मीदवारों के नाम एक झटके में काट दिए। किसी एक की हिम्मत नहीं हुई बागी उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर जाएं। अंबाला छावनी में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को 14,000 वोट ही मिले। बागी निर्दलीय चित्रा सरबरा को 52,000 वोट मिले। इस सीट पर अनिल विज 7200 वोट से जीत गए। बल्लभगढ़ में कांग्रेस की बागी शारदा राठौर को 44,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रही यहां कांग्रेस के एक और बागी राव राम कुमार को 23,000 वोट मिले। इन दोनों की तुलना में कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार श्रीमती पराग शर्मा को मात्र 8600 वोट मिले हैं। यहां पर बीजेपी के मूलचंद शर्मा 17,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत गए। कालका सीट पर कांग्रेस के बागी गोपाल सुखो माजरी को 31,500 से अधिक वोट मिले। यहां से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा 10,000 वोटों से अधिक से जीत गई हैं। गोहाना में कांग्रेस के बागी हर्ष चिकारा को 14,000 वोट मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी जगबीर मलिक हार गए। भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा 10,000 वोट से जीते। उचाना कला में कांग्रेस के बागी नेता वीरेंद्र घोगरिया को 31,000 से ज्यादा वोट पड़ गए। कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह 48,000 के करीब वोट पाकर 32 वोटों से हार गए। बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री मात्र 32 वोट से जीत गए। जींद में भी कांग्रेस के बागी प्रदीप सिंह गिल को 7600 वोट मिले। भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल मिड्ढा कांग्रेस के महावीर गुप्ता से 15,000 वोट के अंतर से जीत गए। तिगांव में कांग्रेस के बागी ललित नागर 56,000 वोट ले आए। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित नागर को 21,600 वोट ही मिले। यहां बीजेपी 37,000 वोटों से जीत गई। अंबाला से चित्रा सरबरा की कहानी कांग्रेस के संगठन के बारे में बहुत कुछ कहती है। चित्रा सरबरा 2019 में भी अंबाला कैंट से चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार भी दूसरे नंबर पर आई।
13 सितंबर 2024 के इंडियन एक्सप्रेस में मनोज सीजी और वरिंदर भाटिया की रिपोर्ट में चित्रा सरवरा के टिकट कटने की कहानी है। मनोज सीजी और वरिंदर भाटिया ने लिखा है कि चित्रा सरवरा और उनके पिता निर्मल सिंह दोनों हुड्डा खेमे के माने जाते हैं। 2019 में भी हुड्डा ने निर्मल सिंह को अंबाला सिटी से टिकट दिलवाने की कोशिश की। जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े। बाद में पिता पुत्री दोनों आम आदमी पार्टी में चले गए और इस साल कांग्रेस में लौट आए। दोनों अंबाला सिटी और अंबाला कैंट की अगल बगल सीटों से कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, लेकिन कुमारी शैलजा ने उनके नामों पर आपत्ति कर दी। ऐसे में निर्मल सिंह को तो कांग्रेस का टिकट मिल गया, लेकिन अंबाला कैंट से कांग्रेस का उम्मीदवार परिमल परी को बनाया गया। परिमल इस चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गए। अब खेल देखिए, अंबाला शहर से पिता निर्मल सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं और अंबाला कैंट से उनकी बेटी बागी होकर कांग्रेस को ही हरा देती है। समझना मुश्किल है कौन कांग्रेस के लिए लड़ रहा था, कौन कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था। कांग्रेस में बागी पैदा हुए और किए भी गए और इन्हें कांग्रेस रोक नहीं पाई। हमने जिन सीटों के बारे में बताया उनके बारे में मीडिया में काफी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। यही नहीं, वोट काटने के कारण तोशाम, दादरी, समालखा, राय बरवाला, यमुनानगर, सफीदों, महेंद्रगढ़, कालका, बाधरा, नरवाना, सोहना और असंध की सीटें भी कांग्रेस के हाथ से चली गईं। इन सीटों पर तीसरे नंबर के उम्मीदवार को भाजपा उम्मीदवार की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में रोशन किशोर आंकड़ों का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। पूरी रिपोर्ट वहां जाकर जरूर पढ़िए। उनका अलग तर्क है। उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस का वोट लेकर कामयाब नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस विरोधी वोटों को संगठित करती चली जा रही है। अपनी विस्तृत रिपोर्ट में रोशन किशोर, निशांत रंजन और अभिषेक झा ने बताया है कि बीजेपी ने प्रदेश के लगभग हर इलाके में अपना वोट शेयर बढ़ाया है। बीजेपी ने प्रदेश के लगभग हर इलाके में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। 2014 में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों का वोट शेयर 46.42% था, मगर इस चुनाव में यह घटकर 20.9% पर आ गया है। रोशन यह भी लिखते हैं कि इस मामले में स्थानीय जातीय समीकरण के बनिस्पत राष्ट्रीय नीति और विचारधारा की अपील ने बीजेपी की मदद की। 2014 से 24 के बीच बीजेपी की जीतने वाली सीटें तो बढ़ी हैं, ऐसी सीटों की संख्या भी बढ़ी है जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है। उन्होंने दिखाया है कि हरियाणा में यह आज तक का बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। हरियाणा के मामले में जाट सीटों पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 48% है, जो कि भाजपा से ज्यादा है, मगर नॉन जाट सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 76 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है, यानी कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा के अपने प्रदर्शनों को दोहरा नहीं सकी। हरियाणा ट्रिब्यून में दिनेश भारद्वाज ने लिखा है कि भाजपा के लिए नेतृत्व परिवर्तन एक अच्छा निर्णय रहा। बैकवर्ड कार्ड भी कारगर साबित हुआ। यही फॉर्मूला पहले गुजरात और उत्तराखंड में पार्टी को कामयाबी दिला चुका है। त्रिपुरा में भी बिप्लब देव को हटाकर माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू और मनोज सीजी लिखते हैं कि इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी तंत्र अब भी अपने मूल वोटर से जुड़ा है और बीजेपी को सीधे चुनौती देने के लिए कांग्रेस को अभी बहुत समय लगेगा। भले ही वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस से हल्का सा ही आगे है। तो हमने क्या किया, जिसने भी इस वीडियो को देखा अंत तक, उसका काफी समय बचा दिया। कई अखबारों में छपे कुछ प्रमुख विश्लेषणों को यहां हमने जमा किया ताकि आपका समय बचे और आप भी देख सकें कि चुनाव में मिली जीत और हार को किस तरह से पेश किया जाता है। भारत की संस्थाएं खत्म तो हो गई हैं, लेकिन राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। आप संस्थाओं की तरफ देखेंगे तो हताशा मिलेगी। वहां बैठा व्यक्ति किस किस तरह के समझौते करता है, इससे जानने में ही जीवन के कई साल निकल जाएंगे। समझने की बात तो छोड़ दीजिए, मगर अच्छी बात है कि जनता के स्तर पर कुछ भी स्थायी नहीं है। चीजें लगातार बदल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए भी स्थायी नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी नहीं, और राजनीति का यह स्वभाव बना रहे, इसी में लोकतंत्र की भलाई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।